हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाह भोपजी में आपका फिर से स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको गणित विषय में समांतर माध्य बता रहे थे, जो सांख्यिकी का चैप्टर है। कक्षा 9th और 10th दोनों के अंदर ये कॉमन चैप्टर है, तो दोनों क्लास के छात्र इस चैप्टर को समझ के पूरा तैयार कर सकते हो। पिछले वीडियो के अंदर आपको समांतर माध्य के बारे में बताया था। वर्गीकृत बंटन जो सारणी है उसका समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। 17.3 जो आपकी एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन नंबर 3 बताया था आपको। छठा क्वेश्चन और बताते हैं आपको, जिससे आप बाकी के क्वेश्चन सभी तैयार कर लोगे, क्योंकि जो 6 क्वेश्चन है वो 6 के 6 बिल्कुल समान है। तो आपको छठा क्वेश्चन बताकर मैं समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये और स्पष्ट कर देता हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, दिए गए बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हाँ, यहाँ पर हम बंटन लेते हैं और फिर इसका समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। बंटन सारणी है सबसे पहले वर्ग और फिर उनकी फ्रीक्वेंसियाँ, जिसको f से व्यक्त किया जाता है। वर्ग है 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800 और 1800 से है 2000 तक। इनकी फ्रीक्वेंसियाँ है वही आपके तीसरे क्वेश्चन में थी, वही फ्रीक्वेंसियाँ इस क्वेश्चन में दे रखी है। 10, 20, 20, 15 और 5 कितनी भी हो सकती है फ्रीक्वेंसियाँ। इनसे कोई कठिन या सरल नहीं होता। अगर इनका मान ज़्यादा है तो ये हो सकता है कि थोड़ा गुणा करने में ज़्यादा समय लगे, बाकी क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका है वो सेम है। ये वर्ग कुछ भी आ जाए, बारंबारताएं कितनी भी हो, इन वर्ग और बारंबारताओं से क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, लेकिन जटिल हो सकता है अगर इनका मान बड़ा हो तो उसके लिए हम फिर कल्पित विधि का उपयोग करते हैं। तो प्रारंभ में हम इस बंटन सारणी का माध्य सामान्य विधि से एक बार आपको ज्ञात करके बता देते हैं, क्योंकि 17.3 के अंदर जो आपके 6 क्वेश्चन हैं उनमें सभी में सामान्य विधि से कल्पित ये माध्य पूछा गया है, जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को बताते ही। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, इस बंटन सारणी को ऐसे पोर्टेबल उतारेंगे। वर्ग और फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसे कॉलम बना लेंगे, x और f। इस x और f की जगह कुछ नाम दिया हो सकता है, उनको आप चाहो तो x और f में व्यक्त कर सकते हो। जो वर्ग है उसको x और बारंबारताओं को या संख्याओं को या जो भी प्राप्तांक दिए गए हैं उनको आप x से व्यक्त कर सकते हो। यहाँ पर लिखना है हमें 1600 क्या, 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से दे रखा है वर्ग 1800 तक और 1800 से 2000 तक। इस प्रकार से वर्ग बटा हुआ है और ये कॉलम बना लेते हैं हम योगफल का। इनकी फ्रीक्वेंसियाँ दे रखी है, बारंबारताएं दे रखी है, वो है 10, 20, 20, 15 और 5। तो ये 10, इसकी 20, 14 से 1600 की भी 20, 1600 से 1800 की बारंबारता 15 और 1800 से 2000 की है 5। ये बंटन सारणी हो गई। आपको पता है कि समांतर माध्य ज्ञात करना हो हमें, माध्य के लिए हम सबसे पहले जो आपका वर्ग दिया हुआ है इस वर्ग का मध्य मान निकालते हैं, अर्थात बीच वाला मान निकालते हैं। उच्च और निम्न सीमा को, प्रत्येक वर्ग की उच्च और निम्न सीमा को जोड़कर हम 2 का भाग दे देते हैं, तो ये मध्य मान आ जाता है, जिसको वर्ग चिन्ह भी बोला जाता है, वर्ग चिन्ह कहा जाता है। तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। देखो 1000 और 1200 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2200।
और 2200 का आधा करेंगे तो 1100 जाएगा। तो ये मध्यमान आ गया 1100। तो इस प्रकार से आपको मध्यमान निकाल लेना है। आगे देखिए 1200 और 1400 मिलकर अगर हम जोड़ेंगे तो 2600 होता है, क्योंकि 12 और 14 2600 है, तो ये 2600 जाएगा। 2600 का हम आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे 2600 के अंदर, तो ये हो जाएगा 1300। तो ये 1300 आ गया। आगे है 1400 और 1600। 1400 और 1600 को अगर हम जोड़ेंगे तो होगा 1500 सॉरी आधा करेंगे तो 1500 आएगा, हो जाएगा 3000। 3000 का आधा करेंगे तो 1500 आ जाएगा। इस प्रकार से मध्यमान निकालना है। 1600 और 1800 होता है 3400। 3400 होता है, 3400 का आधा करेंगे तो ये 1700 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 1700 और अंतिम है 1800 और 2000 3800 होता है। 3800 का आधा करेंगे हम तो 1900 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मध्यमान निकालना है। आपको ध्यान रखना है कि ये मध्यमान सिर्फ माध्य निकालने के लिए ही ज्ञात किया जाता है। समांतर माध्य अगर ज्ञात करना हो किसी बंटन सारणी का किसी क्वेश्चन में, तो उसमें ही मध्यमान निकाला जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें मध्यमान पहले से ही दिया हुआ होता है, अर्थात ये वर्ग इस प्रकार से बटा हुआ न देके इस वर्ग की जगह ऐसे एक एक संख्या ही दी हुई होती है, अर्थात एक प्रकार से वो मध्यमान ही होता है। जो आपको प्रारंभ में सांख्यिकी का जो चैप्टर बताया था उसके अंदर हमने ऐसे एक एक मान ही लिए थे, अर्थात एक प्रकार से वो मध्यमान ही थे। तो वहां पर हमने क्या किया था, डायरेक्टली उनको बारंबारताओं से गुणा करके जोड़ के भाग दे दिया था योगफल का, बारंबारताओं के योगफल का भाग दे दिया था। तो यहाँ पर बस अंतर इतना ही है कि ये वर्ग बटा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस वर्गीकृत वर्ग को उच्च और निम्न सीमा को जोड़कर मध्यमान निकाल लेना है 2 का भाग देके। जब आप 2 का भाग दोगे तो ये मध्यमान आ जाएगा। और फिर इस मध्यमानों को आपको बारंबारताओं से फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है और उसके बाद आपको माध्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप मध्यमान निकाल लोगे। अब हम क्या करेंगे, इन मध्यमानों को और बारंबारताओं को आपस में गुणा करेंगे, अर्थात f को और x को, अर्थात f1 और x1 को यहाँ पर गुणा कर देंगे। गुणा करके फिर हम इनका टोटल करेंगे, जोड़ेंगे और फिर माध्य निकालेंगे। तो यहाँ पर गुणा करते हैं। गुणा ध्यान से करना आपको, क्योंकि ज़्यादातर छात्र गुणा करने में मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 1100 को हम 10 से गुणा करेंगे तो सीधे से ही हम एक जीरो और लगा देंगे, तो 1100 11000 हो जाएगा। इस प्रकार से 1100 और ये 10 से गुणा हुआ तो एक जीरो और लगा देंगे। 1300 को 20 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो है, ये 3 जीरो इस प्रकार से लगा देते हैं। अब बचा 13 को 2 से गुणा करना, तो 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा 26,000। आगे देखिए 1500 को 20 से गुणा करेंगे तो ये 3 जीरो है, 2 जीरो तो 1500 के आगे और एक 20 के आगे, तो ये 3 जीरो तो इस प्रकार से लगा लेते हैं हम। अब बचा 15 को 2 से गुणा करना, तो 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 30,000। आगे देखिए 1700 को 15 से गुणा करेंगे तो पहले ये 2 जीरो लगा लेते हैं इस प्रकार से। अब 15 और 17 को आपस में गुणा करेंगे, तो 17 से गुणा कर लेते हैं। 17 5 85, 85 का 5 हासिल की 8 हो गई, और 17 कम 17 और 8 होते हैं 25, तो ये हो गया 25,500। तो ऐसे आपको सावधानी से ध्यान से गुणा करना है। आगे देखो 1900 को 5 से गुणा करते हैं तो ये 2 जीरो लगा देते हैं, और 19 को 5 से गुणा करेंगे तो 19 5 95 हो जाएगा, तो ये 95, 19 5 95 अर्थात 9500। आपको इनको सही ढंग से लिखना है, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक। अगर आप इनको आगे पीछे लिख दोगे तो फिर जोड़ने में, टोटल करने में मिस्टेक हो जाएगी और गलत हो जाएगा। तो सांख्यिकी के अंदर जो भी आंकड़े लिखे जाते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से लिखना बहुत ही जरूरी होता है, तो इसको ऐसे आप व्यवस्थित तरीके से लिखोगे। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है, अर्थात सिग्मा fx करना है। टोटल के लिए हम काम में लेते हैं ये सिग्मा का चिन्ह, इसका मतलब टोटल होता है, तो सिग्मा f1 x1 यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, सभी के अंदर इकाई का अंक 0 है तो ये 0 हो गया। अब सेकेंड अंक को, दहाई के अंक को जोड़ेंगे, तो सबके अंदर दहाई का अंक भी क्या है 0, तो ये 0 हो गया। उसके बाद हम तीसरे अंक को जोड़ेंगे, सैकड़े के अंक को, तो यहाँ पर तीसरा अंक
5 और 5 10, 10 हो गया, 10 का ये 0 और 1 हासिल की जो अगले जोड़ में काम मिलेंगे। अब हम चौथे अंक को जोड़ते हैं, 1000 वाले अंक को, 1 हासिल की थी और एक ये 2, 2 और 6 8, 8, 8 और 5 13, 13 और 9 होता है 22, 22 का ये 2 लिख देंगे और 2 हासिल आगे काम मिलेंगे। अब हम 5वें अंक को जोड़ेंगे, 2 हासिल की और एक 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो ये 10 का 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1,02,000 हो गया ये टोटल। इसके अंदर हम बारंबारताओं के योगफल का भाग देंगे, अर्थात सिग्मा एफ करके भाग दे देंगे तो आपको समांतर माध्य मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें बारंबारताओं का भी टोटल करना है, क्योंकि माध्य के अंदर बारंबारताओं के योगफल का भाग लगता है। सिर्फ माध्य के अंदर ही हम बारंबारताओं के योगफल का इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी जो माध्यिका और बहुलक का आगे चैप्टर आएगा उसमें बारंबारताओं के योगफल का कोई उपयोग नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं तो 10, 20, 30, 20, 50 और 15, 65 और 5 70, ये हो गया इनका टोटल 70। 10 और 20 30, 30 20 50, 50 और 15 65 और 5 70, तो ये सिग्मा एफ हो गया 70। अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इनके अंदर हम बारंबारताओं के योग का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा f1 x1 बटे वे सिग्मा f1, इसका भाग देंगे। यहाँ पर सिग्मा f1 x1 का जो टोटल है ये टोटल आया है 1,00,000 और 2,000। इसके अंदर सिग्मा एफ है 70, 70, तो हम 70 का भाग दे देते हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ से काट देते हैं, तो आपके पास जो बचता है वो है 1,000 10,200। शायद ये पिछले वाला जो क्वेश्चन है वही है, उसी प्रकार का है। उसके अंदर शायद 1,020 आया था और इसके अंदर 10,200 आया है, तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पर ये वर्ग चेंज हुआ है, शायद वहाँ पर 100 से 120 था, तीसरे क्वेश्चन के अंदर 120 से 140 था ऐसे, और ये 1,000 से 1,200 हो गया। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिर्फ मान चेंज हुआ है, थोड़ा सा मान बढ़ा है। इससे ये साबित होता है कि माध्य निकालने के सभी क्वेश्चन कैसे भी हो वो इसी प्रकार से हल किए जाते हैं, उनको हल करने का एक ही तरीका है, समान तरीका है, तो आपको ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, 10 के अंदर भाग दिया तो 1 बार गया, 3 बचा, 2 तारा 32 हो गया, 7 चौक 28, तो 4 बचा, ये 0 तारा 40 हो गया, 7 पंजे 35, 5 बचा, 0 तारा 50 हो गया, 7 7 49, 1 बचता है। आगे उतारने के लिए कोई अंक नहीं है, तो हम भाग को तोड़ के 1 को 10 बना लेंगे और यहाँ पर भागफल में हम 0 लगा लेंगे, ये शून्य लगा लेंगे और वहाँ पर 0, तो ये दशमलव लग गया और 1 बन गया 10। 10 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 होगा, 30 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। इस प्रकार से कभी भी ये भाग पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अशांत दशमलव प्रसार वाले भाग कभी भी पूरे नहीं होते हैं, दशमलव के बाद में अंकों की आवर्ती आती रहती है, तो आपको यहीं पर इसको छोड़ देना है लगभग लगा के। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमने जैसे 30 के अंदर 7 का भाग दिया था तो 7 चौक 28, 2 शेषफल बचा था, ये 2 7 के आधे से कम है, इसलिए उस 2 शेषफल को छोड़ देना है। और अगर 7 के आधे से ज़्यादा होता तो इस 4 को हम 1 अंक बढ़ा के 5 कर लेते। तो ये इस प्रकार से लगभग आ गया 1457.14 लगभग। तो ये इस प्रकार से हमने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। तो ये नॉर्मल विधि थी, सामान्य विधि थी, इस प्रकार से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कल्पित विधि से भी माध्य पूछा जा सकता है। 2 बार, लगभग 2 या 3 बार बोर्ड के अंदर कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हो सकता है एग्जाम के अंदर
कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करवाया जा सके। तो एक बार हम इसी क्वेश्चन को कल्पित विधि से ज्ञात करके देखते हैं। हालांकि आपकी जो अगली प्रश्नावली है 17.4 उसके अंदर कल्पित विधि से ही माध्य ज्ञात करवाया गया है, जो आपको कल वाले वीडियो में क्वेश्चन लेके और अच्छी तरह से समझा देंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कल्पित विधि से ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से कल्पित विधि से माध्य ज्ञात किया जाता है, ध्यान दीजिए। कल्पित विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये इस प्रकार से भी हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं, तो फिर कल्पित विधि का प्रयोग करना क्यों जरूरी है। देखिए, जब ये आंकड़े बड़े होते हैं, फ्रीक्वेंसियाँ बड़ी होती है, या ये जो वर्ग का मान होता है ये अगर बड़ा होता है, तो वहाँ पर हम कल्पित विधि का अगर प्रयोग करते हैं तो आपका जो कार्य है बहुत ही आसान हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। आपको इतने बड़े गुणा या फिर इतना बड़ा जोड़ नहीं करना पड़ता। तो इसलिए आंकड़ों का मान अगर अधिकतम होता है, बड़ा होता है ज़्यादा, तो वहाँ पर हम कल्पित विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, जिससे आसानी से सूचना प्राप्त हो जाती है, माध्य जल्दी से प्राप्त हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को कल्पित विधि से यहाँ पर हल करके देखेंगे। तो आपको ध्यान से समझना है कि कल्पित विधि से किस प्रकार से माध्य ज्ञात किया जाता है। बाकी सामान्य विधि से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से माध्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग का मध्यमान ज्ञात करते हैं। मध्यमानों को फ्रीक्वेंसी से गुणा कर लेते हैं। गुणा करके सबसे पहले हम मध्यमान ज्ञात करते हैं, मध्यमानों को फ्रीक्वेंसी से गुणा करके ऐसे टोटल कर लेते हैं, और उसके अंदर बारंबारताओं के योगफल का भाग देंगे तो आपका समांतर माध्य आ जाएगा, जो आपको सावधानी से करना है। अब देखिए, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करेंगे हम। तो सबसे पहले ये जो बंटन सारणी दी हुई है आपकी, इस बंटन सारणी को आपको पोर्टेबल उतारना है, इसे खड़ी उतार लेना है, और उसके बाद इसका वर्ग का मध्यमान ज्ञात करना है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि चाहे से कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करो, या फिर पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो, या सामान्य विधि से माध्य ज्ञात करो, ये मध्यमान प्रत्येक प्रकार से माध्य ज्ञात करने के लिए निकालना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। कुछ छात्र क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुलक के अंदर या माध्यिका का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर भी ये माध्य निकाल लेते हैं, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो ये मध्यमान सिर्फ माध्य ज्ञात करने के लिए, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ही निकाला जाता है, बाकी के लिए नहीं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, इस बंटन सारणी को इस प्रकार से उतार लेंगे, और उसके बाद ऐसे मध्यमान निकाल लेंगे। जैसे उस सीमा को निम्न सीमा को जोड़ेंगे, 1000 और 1200, 2200, 2200 का आधा 1100, इस प्रकार से 1300, 1500, 1700, 1900, ये मध्यमान आ जाएगा। अब इन मध्यमानों में से किसी भी एक चर को, एक जो संख्या है, सूचना है, आंकड़ा है, उनको किसी एक को आपको कल्पित माध्य मानना है। किसी को भी मान सकते हो आप, लेकिन लगभग हम क्या करते हैं, मध्य में से जो मान होता है उसको कल्पित माध्य मानते हैं, जिसके दोनों तरफ प्रतिनिधित्व समान हो जाता है। वैसे आप अगर ये 1100 को कल्पित माध्य मानोगे, या फिर 1900 को, 1700 को, 1500 को, 1300 को, किसी को भी आप कल्पित माध्य मानकर आगे हल करोगे, तो आपका जो समांतर माध्य है वही आएगा जो होगा, अर्थात वो चेंज नहीं होगा। कुछ छात्र ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर कल्पित माध्य इस 1500 को माने, या 1300 को माने, या 1700 को माने। हालांकि यहाँ पर तो ये 1500 मध्य में, इसलिए दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कभी कभी मध्य वाला मान नहीं होता है, क्योंकि इनकी संख्या अगर सम होती है तो फिर बीच में दो मध्यमान आ जाते हैं, तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम किसको मध्यमान माने। तो आप किसी भी मध्यमान को कल्पित माध्य मान सकते हो, और उसके अनुसार आप हल कर सकते हो। आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कल्पित माध्य 1500 को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना कल्पित माध्य 1500 है। इस कल्पित माध्य को क्या करना है, अब इन सभी मध्य मानों में से हमें घटाना है। आप जो कल्पित माध्य मानोगे, उस कल्पित माध्य को सभी मध्य मानों में से आपको घटा के लिखना है। ये जो मध्य मान निकालें, इनके अंदर आपको घटा देना है। तो यहाँ पर हम जो 1500 कल्पित माध्य माना है, इसको हम मध्य मानों में से घटाएंगे, अर्थात मध्यमान माइनस कल्पित माध्य, अर्थात 1500 भी लिख सकते हो और चाहो तो ए लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम कल्पित माध्य को मध्यमान में से घटाएंगे, अर्थात x1 में से a को घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए 1100 के अंदर हम 1500 घटाएंगे,
जो कल्पित माध्य मान है वो घटाएंगे। तो 1500 बड़ा है और 1100 छोटा है, तो इसका मतलब घटाने पर माइनस का बचेगा, क्योंकि अगर घटने वाली संख्या बड़ी होती है तो माइनस का मान बचता है। तो यहाँ पर सीधे से ही आप जब 1100 में 1500 घटाओगे तो जो एक्स्ट्रा मान है 1500 का वो बच जाएगा, अर्थात 400 बच जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर ये माइनस का 400 आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ छात्र यहाँ पर ये गलती कर देते हैं प्लस और माइनस की, कि प्लस में बचेगा या माइनस का, तो ये ध्यान रखना है। प्लस वाली संख्या है तो प्लस में बच जाएगा, और अगर घटने वाली संख्या बड़ी है तो माइनस में बच जाएगा। तो जो भी प्लस वाला मान बड़ा है तो प्लस में मान बचेगा, और अगर माइनस का बड़ा है तो माइनस का बच जाएगा। तो आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए 1300 के अंदर हम 1500 को घटाएंगे तो 200 ज़्यादा है वो, तो ये माइनस का 200 यहाँ पर लिख देना है, माइनस का 200 बच जाएगा। और 1500 के अंदर जब हम 1500 को घटाएंगे तो ये तो बिल्कुल शून्य बचेगा, जीरो बचेगा। 1700 में अगर हम 1500 घटाएंगे तो 200 बचेगा, ये 200 वो भी प्लस का, ये आपको ध्यान रखना है। और 1900 के अंदर आप 1500 को घटाओगे तो 400 बच जाएगा, तो ये 400 प्लस का 400। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार से मध्य मान में से कल्पित माध्य को घटाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल आसानी से आपके ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या प्रक्रिया है। आपको सामान्य जो विधि है माध्य उसमें और इसमें अंतर यही है कि इस कल्पित विधि में हम किसी एक मध्य मान को कल्पित माध्य मान लेते हैं और उन्हीं के अंदर से हम उस कल्पित माध्य को घटा देते हैं। तो यहाँ तक बहुत ही आसान है ये काम करना। थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ है सामान्य विधि से, बस वो इतना ही है कि कल्पित माध्य को आपको मध्य मानों में से घटाना है। अब आपको इनको गुणा करना है बारंबारताओं से। अभी हमने पहले सामान्य विधि के अंदर क्या किया था, मध्य मानों को ही बारंबारताओं से गुणा कर लिया था। लेकिन कल्पित विधि में हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य से मध्य मानों में जो घटाया हुआ मान आता है, ये जो मान आया है इनको बारंबारताओं से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पर हम ये गुणा न करके यहाँ से गुणा कर लेते हैं। इसलिए ये काम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तो 1100 से गुणा करना, जबकि यहाँ पर 400 से ही गुणा करना थोड़ा आसान है। अर्थात ये मान छोटे हो गए, जबकि यहाँ पर ये बड़े मान थे। बड़े मानों को गुणा करना थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर ये मान बहुत ही छोटे कर लिए। इनको हम गुणा करेंगे तो आसानी से गुणा कर लेंगे और फिर जोड़ने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे मानों को छोटा करने के लिए हम कल्पित विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको बारंबारताओं से गुणा करेंगे, अर्थात फ्रीक्वेंसियों से गुणा करेंगे। किसको, मध्य मान में आपने जो कल्पित माध्य घटाया है उस मान को, और गुणा करके लिखेंगे यहाँ पर। अर्थात ऐप को गुणा कर लेते हैं हम किससे, मध्यमान माइनस कल्पित माध्य, इस फ्रीक्वेंसियों से। तो यहाँ पर देखिए 400 को हम 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो लगा देंगे और ये 400 बन जाएगा 4000। तो ये 4000 हो गया। 200 को हम 20 से गुणा करेंगे, माइनस का ध्यान रखना है ये। तो 200 को 20 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो लग जाएंगे ऐसे तीनों, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया, 4000 हो गया माइनस का। आगे देखिए 0 को 20 से गुणा करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 200 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 3000 हो जाएगा। वो भी किसका, प्लस का 3000। तो ये प्लस का 3000। यहाँ पर 5 को 400 से गुणा करेंगे तो 5 के 20, अर्थात प्लस का 2000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गुणा करना बहुत ही आसान हो गया, छोटा गुणा हो गया, जिसको हम जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। और अब क्या करना है, आपको इनका टोटल कर लेना है, जोड़ लेना है। माइनस का और प्लस का मिलकर कितना क्या बचता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पर बात करें, माइनस का मान तो है 4000 और 4000 कितना, 8000। ये तो हो गया 8000, माइनस का तो हो गया 8000। और यहाँ पर प्लस वाले मान की बात करें तो 2000 और 3000 है ये 5000। तो हम यहाँ पर माइनस के 8000 और प्लस के 5000 का कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का बचेगा 3000, जो ज़्यादा है वो बच जाएगा, क्योंकि माइनस का 8000 प्लस का 5000, तो यहाँ पर माइनस का 3000 है। तो ये टोटल हुआ माइनस का 3000। ये हो गया सिग्मा F1 और गुणा किया था इसको मध्यमान माइनस ए से। तो इस प्रकार से ये टोटल हो गया माइनस ए प्लस का माइनस का 3000। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर वही बारंबारताओं के योग का भाग देना है। लेकिन बस ध्यान ये रखना है
कि जो आपका कल्पित माध्य था वो आपको ऐड करना है, प्लस करना है। तो ये हो गया फॉर्मूला कल्पित विधि से माध्य बराबर, कल्पित विधि से माध्य बराबर है कल्पित माध्य प्लस सिग्मा F1 गुणा मध्यमान माइनस कल्पित माध्य बटे वे सिग्मा F1 बारंबारताओं के का योगफल। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा, बहुत ईजी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस माइनस के 3000 में 70 का भाग देके कल्पित माध्य जोड़ेंगे। तो कल्पित माध्य हमने माना था 1500, ये आपको यहाँ पर लिखना है 1500 प्लस सिग्मा F1 गुणा x1 माइनस a, ये मान आपका आया है माइनस का 3000, तो ये माइनस का 3000 हो गया। और बारंबारताओं का जो योगफल है वो है 70 अर्थात 70, तो इस 70 का हमें क्या करना है, भाग देना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मान है वो माइनस का होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठक के बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाता है। यहाँ पर हम 1500 माइनस का बनेगा ये मान, एक जीरो से एक इस जीरो को हम काट देंगे, तो ऊपर माइनस का 300 बटे हुए 7 हो जाएगा। तो ये माइनस तो लगा दिया मैंने, इसलिए 300 बटे हुए 7 आ गया नीचे। 300 के अंदर हम 7 का भाग देंगे, फिर वो 1500 में घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1500 समांतर माध्य बराबर 1500 माइनस 7 का भाग देते हैं, तो 7 चौक 28, 30 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 20 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 दूने 14 हो जाएगा, या 7 पे 21 मान लो लगभग, क्योंकि 20 है, लेकिन यहाँ पर अभी दशमलव भी तो लगाना है, भाग टूटा थोड़े है। तो ये 7 दूने 14, बचा कितना, 20 था, 7 दूने 14 तो 6 बचा। 6 के अंदर भाग जाता नहीं है क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर भाग तोड़ देंगे, तो 6 बन जाएगा 60। 60 के अंदर हम 7 का भाग देंगे तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, तो ये 8 बार जाएगा, बचेगा 4, क्योंकि 60 था, 60 के अंदर 7 का भाग दिया, 7 8 56, 4 4 बन गया 40, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है 40, 40 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो गया। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक आ चुके, और आपको पता है कि 7 का भाग कभी भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत है। तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये 5 बार भाग देने के बाद भी शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है, अर्थात 7 पंजे 35, 40 था, 5 बच रहा है। ये 5 इस भाग देने वाली संख्या अर्थात 7 के आधे से ज़्यादा है, तो हम इस 5 को 1 अंक बढ़ा देंगे, अर्थात 5 का हम 6 कर देंगे लगभग करके। तो यहाँ पर इसको 6 बना देते हैं और लगभग लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का है 42.86, तो यहाँ पर 1500 में घटेगा, तो हम यहाँ पर बाकी करेंगे। देखो यहाँ पर 1500 में आपको घटाना है, क्या घटाना है, 42.86, 10 के अंदर 6 जाता है तो 4 बचता है, यहाँ पर 9 बचा, 9 में 8 गया तो 1 बचा, और ये दशमलव यहाँ पर 9 क्योंकि उधार दे दी थी, 9 के अंदर 2 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर भी 9 है, 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 4 और ये 1, तो ये 1457.14 आ जाएगा लगभग, अगर बाकी में कोई मिस्टेक नहीं है या यहाँ पर भाग में कोई मिस्टेक नहीं है तो ये, बाकी आप ध्यान रखना कि गुणा और ये जो भाग है बाकी है वो सही होना चाहिए। एक बार फिर से घटा लेते हैं हम, 10 में 6 गया तो 4, 9 में 8 गया तो 1, 9 में 2 गया तो 7, और 9 में 4 गया तो 5, और 5 का 4 हो गया, एक उधार दे दिया था, और ये 1, तो ये 1457, तो ये 1457.14 लगभग आ गया इसका माध्य, जो पहले आया था वैसा ही होना चाहिए, समान आता है, अगर उसके समान नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है
कि कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार की प्रक्रिया है, जैसे पहले मध्यमान निकालते हैं सामान्य विधि में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मध्यमान निकालते हैं। लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं, इन मध्य मानों में से किसी एक मान को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1500 माना है कल्पित माध्य। अगर आप 1500 की बजाय 1300 मानोगे तो भी यही आंसर आएगा, और अगर आप 1700 मानोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो ये आप आराम से घर पर इनको मान के भी हल करके देख सकते हो, आपको संतुष्टि हो जाएगी कि किसी को भी मध्य मान को हम कल्पित माध्य माने, माध्य समान आता है, इनसे चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं कि बीच वाले को ही हम कल्पित माध्य मानते हैं। यहाँ पर अगर आप 1900 को भी कल्पित माध्य मानकर हल करते हो आगे इसी प्रक्रिया के अनुसार, तो आपका माध्य वही आएगा जो आना चाहिए। तो माध्य चाहे सामान्य विधि से आप ज्ञात करो, चाहे कल्पित विधि से ज्ञात करो, या किसी भी मध्य मान को आप कल्पित माध्य मानकर आप ज्ञात करो, माध्य सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने मध्यमान निकाला, मध्यमानों में से हमने इस 1500 को कल्पित माध्य मान लिया। इस 1500 को इन्हीं मध्यमानों में से यहाँ पर घटा के लिख दिया। जैसे 1100 में घटाया माइनस का 400, 1300 में घटाया माइनस का 200, 1500 में घटाया 0, और 1700 में घटाया 200, और 1900 में घटाया तो 400 आ गया। इस डिफरेंस को, इसको डी भी कह सकते हैं हम शॉर्ट में, अगर चाहे तो ये डी है, और यहाँ पर भी हम डी काम में ले सकते हैं। अगर आपके ऐसे इतना बड़ा नाम समझ में नहीं आता है तो इसको हम डी कह सकते हैं। और तो यहाँ पर भी सिग्मा डी एफ डी हो जाएगा। ये है डी, यहाँ पर ध्यान देना डिफरेंस है, और यहाँ पर इसको एफ गुणा डी कह सकते हैं। ये एफ गुणा डी भी है। तो जो भी आप प्रक्रिया अपना रहे हो वो लिख दो, चाहे से इसको शॉर्ट में डी लिख दो। तो हमने यहाँ पर जब 1500 को घटाया तो ये माइनस के और प्लस के जो मान बचे, इनको हम बारंबारताओं से गुणा कर रहे हैं, इन फ्रीक्वेंसी से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 400 को 10 से गुणा किया तो माइनस का 4000 हो गया। 200 को माइनस के 200 को 20 से गुणा किया तो माइनस का 4000 हो गया। और 0 को 20 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया। 200 को 15 से गुणा करेंगे तो 3000 हो गया। और 400 को हम 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 500 का 20, 2000 हो गया। अब इनका हम टोटल करते हैं, माइनस का 4000 माइनस का 4000 तो हो गया माइनस का 8000, और प्लस का 3000 और प्लस का 2000 मिलके 5000 हो गया। इनका हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस का 3000 जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर माइनस का 3000 आपको मिल जाएगा सिग्मा F1 D1 में। अब हमें क्या करना है, इन सिग्मा F1 जो ये सिग्मा F1 D1 है, इसके अंदर इन बारंबारताओं के योगफल का भाग देना है और कल्पित माध्य जोड़ना है। कुल मिला के ये हो गया समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा F1 D1 बटे वे सिग्मा F1। इस प्रकार से भी ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर माइनस के 3000 में सिग्मा F का बारंबारता योगफल का भाग दिया और कल्पित माध्य यहाँ पर जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये मान माइनस का आएगा तो यहाँ पर प्लस न लगा के हम माइनस लगा देंगे। 3000 के अंदर 70 का भाग देंगे तो 1 0 तो यहाँ पर कट जाएगी, बचेगा 300 बटे हुए 7। 300 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 20 के अंदर 7 का भाग 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 6 बचेगा। 6 आगे उतारने के लिए नहीं है तो यहाँ पर दशमलव लगा के 6 को बना लेंगे हम 60, तो 60 हो जाएगा। 60 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो 7 8 56, 8 बार जाएगा और 4 बच जाएगा, 4 हो जाएगा 40। 40 के अंदर हम 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, लेकिन उसके बाद 5 बचता है जो 7 के आधे से ज़्यादा है। तो इस 7 पंजे 35 5 बार भाग गया, उसको 6 कर लेंगे, एक अंक बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से 42.8 आ जाएगा। इसको हमें 1500 में से घटाना है, घटाएंगे इस प्रकार से। 1500 के अंदर हम दशमलव लगा के 2 0 लगा लेंगे, जिससे इसको आसानी से घटाया जा सके, क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद में 2 अंक है। तो इस जिस संख्या में घटाना है उसमें भी हम दशमलव के बाद में 2 अंक ले लेते हैं। अगर कोई अंक नहीं है तो 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पर 10 में से 6 नहीं जाता, यहाँ पर 10 में से क्या 0 में से 6 नहीं जाता, यहाँ से उधार लेगा, यहाँ से उधार मिलेगी इसको। ये 10 हो जाएगा, 1 देगा 9 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये 1 उसको देगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से ये किसको देगा, यहाँ पर 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से हम 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पर 9 बचा था, 9 में 8 गया तो 1, यहाँ पर भी 9 बचा था, 9 में 2 गया तो 7, यहाँ पर भी 9 बचा था, 9 में 4 गया तो 5, लेकिन यहाँ पर 5 में से 1 उधार दे दिया था तो यहाँ पर 4 बचा, तो ये 4 का 4 और 1 का 1 हो गया। तो ये 1457.14 आपका आ जाएगा समांतर माध्य लगभग, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। कल्पित विधि से भी आप आसानी से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हो। तो ये जो एक्सरसाइज आपकी 17.3 है, एक्सरसाइज
17.3 और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कुल 6 क्वेश्चन है, जिसमें पहले आपको तीसरा क्वेश्चन बता दिया था, छठा हो गया। 4 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, हल कर सकते हो। सामान्य विधि से भी हल करके देख सकते हो और कल्पित विधि से भी हल करके देख सकते हो। आपकी 17 पॉइंट जो 4 प्रश्नावली आएगी वो भी इस प्रकार से ही है, वर्गीकृत बंटन सारणी वाली, लेकिन उसमें सभी क्वेश्चनों को कल्पित विधि से आपसे पूछा गया है। तो कल हम उस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन लेंगे उनको कल्पित विधि से आपको हल करके बताएंगे। तो ये माध्य वाला सांख्यिकी का जो चैप्टर है, सांख्यिकी वाला, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक 2 और आएंगे आगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो सांख्यिकी में माध्य है इसको आप अच्छी तरह से तैयार करोगे, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 9th क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 10th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और आपका जो कोर्स होगा, जो जितना कम होगा 40% या 50% या जितना भी कम करेंगे, उसमें लगभग इस सांख्यिकी के चैप्टर को तो रखेंगे ही रखेंगे, अर्थात इसको नहीं हटाया जाएगा और इसका अंक बार भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको इस प्रश्नावली को आसानी से तैयार करना है, जो आपके लिए इजी भी है और ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ थोड़े से जोड़ बाकी गुणा भाग है वो आप आसानी से तैयार कर सकते हो। तो आप घर पे इनको अच्छी तरह से तैयार करना, देखना, अपने मन से भी क्वेश्चन बनाना, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे ज़रूर पूछना कमेंट्स के माध्यम से। आपको ये वीडियो कैसा लगा या कैसे लगते हैं सभी वीडियो, आप उनके बारे में ज़रूर बताया करो कमेंट्स करके, और अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी कमेंट्स करके हमें बताया करो। तो आज के लिए आपको बस इतना ही। कल आपके लिए फिर से सांख्यिकी के अंदर जो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं उसमें कल्पित विधि से किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे वो आपको बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।